क्या आपने कभी किसी जरूरी बात को सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि आपको डर था कि बात बहस में बदल जाएगी? ऑफिस में सैलरी की बात, रिश्तों में सच बोलना या किसी को ईमानदार फीडबैक देना, इन्हें कहते हैं क्रूशियल कन्वर्सेशंस, जहां भावनाएं तेज होती हैं और फैसले जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप इन मुश्किल बातचीत को शांत और आत्मविश्वास के साथ संभालना सीख जाए तो आपकी जिंदगी और रिश्ते दोनों बदल सकते हैं। बुक बातें के इस नए अंक में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, सभी श्रोताओं का स्वागत है। हाँ, और आज हम जिस विषय पर एक बहुत ही एक गहरी चर्चा करने वाले हैं, वो हम सभी के जीवन के हर पहलू को छूता है। एकदम सही। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो आज के समय में हम सभी के लिए एक शॉर्टकट साबित होने वाला है, खासतौर पे उनके लिए जो हमेशा सही जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आज हम कैरी पैटरसन और उनके सहलेखकों द्वारा तैयार की गई एक बेहद प्रसिद्ध सामग्री क्रूशियल कन्वर्सेशंस यानी महत्वपूर्ण बातचीत के स्रोत नोट्स को डिकोड करने जा रहे हैं। और ये बहुत ही प्रभावशाली स्रोत है। हाँ, और आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हम उन 7 शक्तिशाली पाठों को डिकोड करेंगे जो मुश्किल, तनावपूर्ण और असहज करने वाली बातचीत को आसान बनाते हैं। आसानी नहीं, बल्कि उन्हें सफल परिणामों में बदलते हैं। सही कहा। काम हो, रिश्ते हो या लीडरशिप, ये हर जगह काम आता है। अगर हम आज के समय को देखें तो ये विषय सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि देखिए हर तरफ सूचनाओं की बाढ़ है। बहुत ज्यादा। हमारे पास बातचीत करने के अनगिनत माध्यम हैं, ईमेल, मैसेजिंग एप्स, वीडियो कॉल्स। कम्युनिकेशन की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन एक अजीब सी विडंबना है, इन सब के बावजूद जब बात किसी संवेदनशील मुद्दे की आती है तो हम अक्सर सही मायने में संवाद करने में विफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्रोत के अनुसार एक महत्वपूर्ण बातचीत वो नहीं है जहां हम सिर्फ मौसम के बारे में बात कर रहे हो। हाँ, वो तो कैजुअल बात हो गई। सही। महत्वपूर्ण बातचीत वो है जहां 3 चीजें एक साथ हो रही हो। पहला, दाव ऊंचे हो। दूसरा, राय अलग अलग हो। और तीसरा, भावनाएं चरम पर हों। एकदम सही, भावनाएं चरम पर हो। और इन परिस्थितियों में सही तरीके से संवाद करना कोई छोटी बात नहीं है। ये आज के समय का सबसे जरूरी कौशल बन गया है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। जी। स्रोत में जो सबसे पहला बिंदु दिया गया है वो किसी भी बातचीत की नींव है। सही लक्ष्य। हाँ, सही लक्ष्य के साथ शुरुआत करना। नोट्स में ये बहुत साफ तौर पर लिखा है कि लक्ष्य हमेशा समस्या को सुलझाना होना चाहिए, न कि केवल बहस को जीतना। बिल्कुल। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या ये कहना जितना आसान है, असल जिंदगी में उतना ही मुमकिन है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्योंकि जब कोई हमारे विचारों का विरोध करता है तो जीतने की इच्छा तो स्वाभाविक रूप से पैदा होती ही है ना? होती है। और यहीं पर मनोविज्ञान काम आता है। जब कोई हमारी बात से असहमत होता है तो हमारा दिमाग एक तरह के सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड मतलब खतरे की घंटी बज जाती है। जी। हमारे लिए वह असहमति किसी शारीरिक खतरे से कम महसूस नहीं होती, और इसी हार जीत के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि बातचीत शुरू ही क्यों हुई थी। हम अक्सर फूल्स चॉइस यानी एक मूर्खतापूर्ण विकल्प का शिकार हो जाते हैं। फूल्स चॉइस, ये क्या है? हमें लगने लगता है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो हम पूरी तरह से ईमानदार होकर सामने वाले से रिश्ता खराब कर लें, या फिर रिश्ते को बचाने के लिए चुप रहकर अपनी बात ही ना कहें। बिल्कुल। सही लक्ष्य तय करने का मतलब है इस झूठे विकल्प को तोड़ना। जब कोई खुद से ये पूछता है कि मैं असल में अपने लिए, सामने वाले के लिए और इस रिश्ते के लिए क्या चाहता हूँ, तो दिमाग उस प्रतिस्पर्धा वाले मोड से बाहर आ जाता है। एकदम सही। वो एक सहयोगात्मक मोड में आ जाता है। ये फूल्स चॉइस वाला विचार बहुत दिलचस्प है। मतलब हम खुद को ही ये कहानी सुना लेते हैं कि ईमानदारी और अच्छे रिश्ते एक साथ नहीं चल सकते, जो कि सच नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किसी ने ये तय कर भी लिया कि उसे समस्या सुलझानी है, फिर भी सामने वाला आक्रामक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। यहीं पर शायद स्रोत का दूसरा बिंदु तस्वीर में आता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये दूसरा बिंदु किसी भी उत्पादक बातचीत की आत्मा है, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा या साइकोलॉजिकल सेफ्टी। साइकोलॉजिकल सेफ्टी। जी। लोग तभी ईमानदारी और खुलेपन से बात करते हैं जब वो सुरक्षित महसूस करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि लोग कभी भी इस बात से बचाव की मुद्रा या डिफेंसिव मोड में नहीं आते
कि क्या कहा जा रहा है। अच्छा, तो फिर किस बात से आते हैं? वे डिफेंसिव तब होते हैं जब उन्हें लगता है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो मतलब इरादे पर शक होता है। बिल्कुल, अगर सामने वाले को जरा सा भी यह एहसास हो जाए कि उसके सम्मान पर हमला किया जा रहा है या इरादे गलत है, तो वो तुरंत अपना बचाव करने लगेगा। तो इससे जमीन पर कैसे उतारा जाए? मान लीजिए श्रोताओं में से कोई किसी कॉर्पोरेट सेटिंग में है, किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन करीब है और एक टीम का काम बहुत धीमा चल रहा है। बहुत आम स्थिति है। और दोनों टीमों के बीच भारी तनाव है। इस स्थिति में ये मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कैसे बनाई जा सकती है? बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। इस स्थिति में सुरक्षा बनाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है म्यूचुअल पर्पस यानी साझा उद्देश्य, और दूसरा है म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी आपसी सम्मान। जब हम सामने वाले को यह विश्वास दिला पाते हैं कि हम दोनों एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट को सफल बनाना, तो तनाव का स्तर अपने आप गिर जाता है। मतलब बातचीत की शुरुआत में ही ये स्पष्ट करना होता है कि हमारा इरादा किसी को नीचा दिखाना नहीं है। बिल्कुल, बल्कि उस बाधा को दूर करना है जो हम दोनों के काम को रोक रही है। बिना इस सुरक्षा के कोई भी अच्छी से अच्छी सलाह या फीडबैक एक ताने की तरह ही सुनाई देता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बातचीत अच्छे से शुरू होती है, लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है। माहौल का एकदम से गर्म हो जाना। हाँ, स्रोत के तीसरे बिंदु में इसी बदलाव को पहचानने की बात कही गई है, भावनाओं के हावी होने को पहचानना। ये बहुत जरूरी है। नोट्स के अनुसार जब निश्चिल बातचीत के दौरान मनोवैज्ञानिक सुरक्षा खत्म होती है, तो लोग अक्सर चुप्पी या हिंसा का रास्ता चुनते हैं, और ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। बिल्कुल, ये इंसान के अंदर की फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया का ही एक रूप है। थोड़ा और विस्तार से बताएं। देखिए, जब सुरक्षा खतरे में होती है तो फाइट का मतलब है मौखिक हिंसा, जैसे बातों पर हावी होना, दूसरों की बातों को काटना, लेबल लगाना या व्यक्तिगत हमले करना। और फ्लाइट का मतलब? फ्लाइट का मतलब है चुप्पी, यानी मुद्दे से बचना, टाल मटोल करना या बातचीत से पूरी तरह पीछे हट जाना। चुप्पी का मतलब ये कतई नहीं है कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब है कि असहमति को अंदर ही अंदर दबाया जा रहा है, जो भविष्य में एक बड़े विस्फोट का कारण बनेगा। लेकिन एक बात सोचिए, कॉर्पोरेट दुनिया में या प्रोफेशनल्स के बीच में हिंसा शायद उतनी खुलकर नहीं दिखती जितनी चुप्पी दिखती है। ये आपने बहुत सही बात पकड़ी, है ना? मीटिंग्स में लोग अक्सर बहस करने के बजाय चुप रहना पसंद करते हैं, जिसे कई बार सहमति मान लिया जाता है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। बैठकों में जब कोई अपना विचार रखता है और बाकी लोग सिर्फ छत की तरफ देखने लगते हैं या अपने फोन में व्यस्त हो जाते हैं, हाँ, तो वो चुप्पी का ही एक खतरनाक रूप है। इसे मास्किंग या विथड्रॉइंग कहते हैं। तो इसे पहचानना जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये पहचानना होगा कि जब लोग खामोश हो रहे हैं तो वो सहमत नहीं हो रहे हैं, बल्कि वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बातचीत का संतुलन वापस लाने की कुंजी इसी पल को पहचानने में है। और यही वो बिंदु है जहां हमें खुद को रोकना होता है, जो कि सीधे तौर पर हमारे चौथे पार्ट से जुड़ता है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। जी, ये कहना तो बहुत आसान है कि अपनी भावनाओं को काबू में रखो, लेकिन जब खून खौल रहा हो या कोई हम पर सीधा आरोप लगा रहा हो, तो उस वक्त ये नियंत्रण कैसे लाया जाए? यही सबसे बड़ी चुनौती है, और स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया समझाई गई है। इसे कहानियों को समझना कहा गया है। कहानियों को समझना? हम अक्सर ये मानते हैं कि किसी ने कुछ कहा और हमें सीधे गुस्सा आ गया। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत ही छोटा सा पल होता है जहां हम अपने दिमाग में एक कहानी गढ़ते हैं। कहानी गढ़ते हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम किसी घटना को देखते हैं और तुरंत उसकी व्याख्या करते हैं। हम अक्सर 3 तरह की कहानियां बनाते हैं। कौन सी 3 कहानियां? पहली, विक्टिम स्टोरी, यानी मैं बेकसूर हूँ। दूसरी, विलेन स्टोरी, सामने वाला पूरी तरह से गलत और बुरा है। और तीसरी, हेल्पलेस स्टोरी, मैं इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकता। कमाल है, हम जाने अनजाने में यही करते हैं। जी, तो जब भावनाएं हावी होने लगे तो सबसे पहला कदम है रुकना, एक पॉज लेना, एक ठहराव। और उस ठहराव में खुद से ये सवाल पूछना कि मैं इस वक्त अपने दिमाग में सामने वाले को लेकर कौन सी कहानी गढ़ रही हूँ। क्या मैं ये मान रही हूँ कि सामने वाले का इरादा मुझे नुकसान पहुंचाना ही है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है, क्योंकि जैसे ही हम अपनी ही गढ़ी हुई कहानी पर सवाल उठाते हैं, हम अपने तार्किक दिमाग को फिर से सक्रिय कर लेते हैं। बिल्कुल, हम उस क्षणिक गुस्से से बाहर निकलकर असल मुद्दे पर आ जाते हैं। अब मान लीजिए कि हमने अपनी भावनाओं को शांत कर लिया, अपनी कहानी को भी पहचान लिया। अब बात आती है अपनी बात रखने की। यहाँ स्रोत का 5वां बिंदु आता है, राय से पहले
तथ्य रखना। लेकिन क्या ये थोड़ा किताबी नहीं लगता? क्या हर बातचीत में हम सिर्फ डेटा और तथ्यों पर बात कर सकते हैं? इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि तथ्य असल में है क्या? हाँ, तथ्य क्या है? हम अक्सर अपनी बातचीत सीधे नतीजों या व्यक्तिगत राय से शुरू करते हैं। तथ्य वो चीजें हैं जिन्हें कोई भी कैमरे में रिकॉर्ड कर सकता है। वे पूरी तरह से तटस्थ होते हैं। कोई उदाहरण? स्रोत में दिए गए उदाहरण को ही ले। अगर किसी व्यक्ति से कोई काम समय पर नहीं हुआ है, उसे सीधे ये कहना कि तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो और काम को गंभीरता से नहीं लेते, ये तो सीधा हमला हो गया। जी, ये एक व्यक्तिगत राय और सीधा आरोप है। इसका नतीजा ये होगा कि सामने वाला तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाएगा। तो इसे तथ्यों के साथ कैसे कहेंगे? इसके बजाय ये कहना कि इस महीने में 3 बार ऐसा हुआ है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट डेडलाइन के बाद जमा की गई है। ये एक तथ्य है। तो मतलब उस व्यक्ति के चरित्र पर हमला करने के बजाय उस घटना को मेज पर रखा जा रहा है जिसे नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही। लेकिन क्या सिर्फ तथ्य बता देने से सामने वाला बुरा नहीं मानेगा? बुरा मान सकता है, लेकिन तथ्यों से बहस नहीं की जा सकती। जब बात तथ्यों से शुरू होती है तो एक ऐसी सुरक्षित जमीन तैयार होती है जहां दोनों पक्ष बिना फिसले खड़े हो सकते हैं। बात में दम है। तथ्य कभी अपमानजनक नहीं होते, वे बस स्थिति को बयां करते हैं। एक बार जब तथ्य सामने आ जाते हैं, तब कोई अपनी राय या चिंता व्यक्त कर सकता है। जैसे कि? जैसे 3 बार रिपोर्ट लेट हुई है, ये तथ्य हो गया, और इससे मुझे चिंता हो रही है कि शायद काम का बोझ बहुत ज्यादा है या कोई और परेशानी है, ये राय हो गई। वाह, इस तरह की बातचीत रक्षात्मक रवैये को तुरंत खत्म कर देती है। पूरी तरह से। ये बात तो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो हमने अपनी बात कह दी, लेकिन बातचीत कोई एक तरफा रास्ता तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। यहीं पर छठा बिंदु हमारी मदद करता है, दूसरों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्योंकि अगर हम सिर्फ अपनी बात कहकर रुक जाएंगे तो वो संवाद नहीं, भाषण बन जाएगा। सही कहा। और यहाँ सिर्फ चुप रहकर सुनने की बात नहीं हो रही है। दूसरों को गहराई से समझने के लिए सच्ची जिज्ञासा दिखाना बहुत आवश्यक है। सच्ची जिज्ञासा या जेन्युइन क्यूरियोसिटी? जी, जब कोई अपनी बात रख चुका होता है तो उसे ये पूछना चाहिए कि इस पूरे विषय पर आपका क्या नजरिया है, या क्या मैंने स्थिति को समझने में कोई गलती की है। इससे सामने वाले को ये संदेश जाता है कि उनके विचार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। लेकिन जब सामने वाला पहले से ही चुप्पी या हिंसा के मोड में हो, तब उसे कैसे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए? क्योंकि उस वक्त तो वे या तो कुछ बोलेंगे नहीं या फिर चिल्लाएंगे। इस स्थिति के लिए स्रोत कुछ बहुत ही व्यवहारिक तकनीकें सुझाता है। सबसे पहला है मिररिंग, यानी जो दिख रहा है उसे शब्दों में बयान करना। मिररिंग जैसे आईना दिखाना? हाँ, एक तरह से। जैसे आप कह रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन आपके चेहरे के भाव से लग रहा है कि आप इस फैसले से खुश नहीं है। ये बहुत प्रभावी है। और दूसरा तरीका है पैराफ्रेजिंग, यानी उनकी बात को अपने शब्दों में दोहराना ताकि उन्हें लगे कि उन्हें सुना जा रहा है। इससे विश्वास बनता है। जब लोग देखते हैं कि उनकी भावनाओं को बिना किसी फैसले या जजमेंट के सुना जा रहा है, तो वे अपनी असली चिंताओं को सामने रखना शुरू कर देते हैं। सच्ची जिज्ञासा किसी भी बहस की गुंजाइश को अपने आप खत्म करने लगती है। तो इस सब का मतलब क्या है? हमने एक सही लक्ष्य के साथ शुरुआत की जी, एक साझा उद्देश्य से। सुरक्षा का माहौल बनाया, चुप्पी और हिंसा के संकेतों को पहचाना, अपनी कहानियों पर सवाल उठाकर भावनाओं को काबू में रखा, बिल्कुल, तथ्यों से अपनी बात शुरू की और सच्ची जिज्ञासा के साथ सामने वाले को सुना। इतनी मेहनत के बाद अंत में क्या होना चाहिए? यही वो सवाल है जहां 7वां बिंदु आता है। हाँ, हमारी चर्चा का अंतिम और 7वां बिंदु, बातचीत को कार्य या एक्शन में बदलना। और यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बातचीत विफल हो जाती है। ऐसा क्यों? बहुत बार लोग बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, राहत महसूस करते हुए कमरे से बाहर निकलते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद पता चलता है कि जमीन पर कुछ भी नहीं बदला। एकदम सही। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने बातचीत को स्पष्ट निर्णयों में नहीं बदला। स्रोत यह स्पष्ट करता है कि किसी भी उत्पादक चर्चा के अंत में जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। तो ये जवाबदेही कैसे तय की जाए ताकि कोई भ्रम न रहे? इसके लिए चर्चा के अंत में 3 बुनियादी सवालों के जवाब बहुत स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। कौन से 3 सवाल? क्या किया जाएगा, कौन उसे करेगा और वो काम कब तक होगा। What, who और when?
बिल्कुल। बिना इन स्पष्ट निर्णयों और एक्शन प्लान के दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे शांतिपूर्ण और सबसे समझदारी भरी चर्चा भी सिर्फ एक अच्छी गपशप बनकर रह जाती है। ये तो बहुत सच है। मान लीजिए तय हुआ कि हमें अपने काम के तरीके को सुधारना है। ये कोई निर्णय नहीं है, ये तो सिर्फ एक इच्छा है। सही कहा। निर्णय ये है कि अगले शुक्रवार तक राहुल नई रिपोर्टिंग प्रक्रिया का एक ड्राफ्ट टीम को ईमेल करेंगे। ये स्पष्टता है। जब क्या, कौन और कब का फॉर्मूला लागू होता है, तभी बातचीत एक वास्तविक बदलाव में तब्दील होती है। बिल्कुल। ये बहुत ही व्यावहारिक कदम है। अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा का सार निकालें तो ये स्पष्ट होता है कि मुश्किल और तनावपूर्ण बातचीत को संभालना कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। ये एक कौशल है, एक विज्ञान है जिसे अभ्यास से सीखा और निखारा जा सकता है। तथ्यों को भावनाओं से अलग करना, दूसरों की बात को बिना जज किए सुनना और अंत में एक स्पष्ट एक्शन प्लान बनाना, ये सब सफलता हासिल करने के सबसे शक्तिशाली हथियार है। चाहे वो काम का मोर्चा हो, निजी रिश्ते हों या एक मजबूत लीडरशिप हो। बिल्कुल। जब हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हम केवल समस्याओं को सुलझाते ही नहीं हैं, बल्कि उन रिश्तों को भी और गहरा व मजबूत बनाते हैं जो अक्सर ऐसी असहमतियों के कारण टूट जाते हैं। बहुत ही शानदार बात कही आपने। अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हम सभी सुनने वालों के लिए एक नया विचार छोड़ना चाहते हैं जिस पर सभी खुद विचार कर सकें। जी। अभी तक हमने जो भी बात की वो इस धारणा पर आधारित थी कि दो लोग आमने सामने बात कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, आज के इस डिजिटल युग में हम अपनी सबसे महत्वपूर्ण बातचीत अक्सर टेक्स्ट मैसेज या ईमेल पर करते हैं। क्या ये डिजिटल माध्यम खुद ही हमारी बातचीत के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं है? ये सोचने वाली बात है। जब हम स्क्रीन के पीछे होते हैं तो न तो हम सामने वाले के चेहरे के भाव देख पाते हैं, न ही उसकी आवाज का स्वर सुन पाते हैं। यानी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के टूटने के संकेत हमें दिखाई नहीं देते। बिल्कुल। न चुप्पी दिखती है, न हिंसा। क्या मैसेजिंग ऐप्स हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास कराते हैं जिसकी वजह से हम तथ्यों की बजाय सीधे राय और आरोपों पर उतर आते हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है श्रोताओं के लिए। अगली बार जब कोई तनावपूर्ण ईमेल या मैसेज टाइप किया जा रहा हो तो खुद से ये जरूर पूछें, क्या ये बातचीत इस माध्यम पर होनी भी चाहिए या इसके लिए आमने सामने बैठकर बात करने की जरूरत है? बहुत ही बढ़िया विचार। इसी विचार के साथ हम उम्मीद करते हैं कि क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस के इन 7 पाठों ने सभी को कुछ नए और गहरे नजरिए दिए होंगे। बुक बातों को सुनने, अपना कीमती समय देने और इस वैचारिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए सभी श्रोताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज की एक गहरी चर्चा पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इस कंटेंट को लाइक करें और कमेंट करके अपने विचार और अनुभव जरूर साझा करें कि कैसे इन तकनीकों ने किसी मुश्किल बातचीत को आसान बनाया। इसे अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही और बेहतरीन, ज्ञानवर्धक और सोच को नई दिशा देने वाले कंटेंट के लिए हमेशा ट्यून इन करते रहें। हमारे लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि भविष्य की कोई भी चर्चा मिस न हो। तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए और सही मायने में संवाद करते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।